तो ये समझ आया बाइनोमियल थ्योरम कैसे आया। ठीक है। और अभी चलते हैं हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम पे। हेडिंग लिखो, राइट डाउन मल्टीनोमियल थ्योरम। सर आप 1 मिनट पीछे वाले पेज पे जा सकते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लिख लो बच्चा लोग, है ना। ये वाला, इससे पिछला भी हो सकता है। नहीं सर, ये ठीक ठीक। हाँ सर, हो गया। ओके डन ना। चलो अभी सीखते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। अच्छा अभी बाइनोमियल आ गया तो मल्टीनोमियल भी आ जाएगा, कोई नॉट अ बिग इशू। लाइक बिल्कुल सिमिलर थिंकिंग रखनी है, ठीक है। ध्यान से देखना, लेट से मैं ले लेता हूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये चार टर्म ले लेता हूं और इसकी पावर n ले लेता हूं। तो कि कहने का मतलब है कि ये क्या होगा, अ, इसमें n फैक्टर्स होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इंटू ऐसे चार फैक्टर्स, चार नहीं ऐसे कहां तक जाएगा, n फैक्टर्स होंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो अब ये समझ में आ गया कि ये कितने फैक्टर्स हैं, देयर आर n फैक्टर्स। ये क्लियर है, नॉट अ बिग डील। यदि मैं नहीं भी लिखूं तो भी ये अंडरस्टूड होना चाहिए। यदि मैं ये हटा दूं तो ये अब अंडरस्टूड है कि ये n फैक्टर्स है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको जब हम मल्टीप्लाइड करके एक्सपेंड करेंगे तो x की पावर लेट से अल्फा वन हो गया, अल्फा वन, या हाँ ठीक है, अल्फा वन, y की पावर अल्फा टू, जेड की पावर अल्फा थ्री एंड डब्ल्यू की पावर अल्फा फोर आ रहा है। ये पावर पावर बना दी, चलेगा। तो कौन सा टर्म मिलेगा और क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो एक बात तो तय है कि क्या कंडीशन तय है बताओ। फर्स्ट सिचुएशन है कि अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा फोर का सम कितना आना चाहिए, एन। यदि इनका सम एन आ रहा है तो वो टर्म इसमें एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। क्या इतनी बात समझ आई। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी पावर ऐड हो रही ना, वन वन पावर ऐड होके, ये पावर ऐड होके ही तो ये सारा है। और इसमें एक चीज और देखो कि जो अल्फा आई है, इनकी वैल्यूज कहां से कहां वेरी कर रहे हैं। अल्फा आई मतलब अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर, वेयर आई इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर। तो ये बिलोंग करेंगी कहां से कहां तक, अल्फा आई की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू थ्री, कहां तक हो सकती है, ये एन तक पॉसिबल है, एन तक पॉसिबल वैल्यूज है। इससे ज्यादा वैल्यू आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। किसी भी वेरिएबल की पावर एन से ज्यादा हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम एन होगी। किसी वेरिएबल की पावर जीरो हो सकती है मिनिमम, नेगेटिव नहीं हो सकती इस समय, क्योंकि जिस तरह से ये एक्सप्रेस है उस समय यही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। अच्छा अब ये देखो कि ये एक जनरल, ये जो है एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म ले लिया हमने, जनरल टर्म याद रखो, जनरल टर्म। जब ये जनरल टर्म है तो इसका कुछ तो कोएफिशिएंट होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका कोएफिशिएंट क्या है। तो हर एक का देखो, यहाँ पे हर एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट वन है। तो आप कोई भी एक एक पॉसिबिलिटी लोगे तो उसका कोएफिशिएंट एक एक करके ऐड होगा, एक एक करके ऐड होगा। तो अब हमें क्या चाहिए कि जो x है ये अल्फा वन फैक्टर लेना है। तो कितने तरह से ले सकते हैं, देर आर n फैक्टर्स, n में से अल्फा वन फैक्टर्स ले, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, एन सी अल्फा वन इंटू इंटू यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय द वे यहाँ अलग से लिख देता हूँ,
एन सी अल्फा वन इंटू, अब क्या बचा, एन फैक्टर्स थे, एन में से अल्फा वन तो खत्म हो गए, तो कितना, एन माइनस अल्फा वन। तो इसमें सी अब वाई वाले ले लेते हैं, तो कितने हैं इसकी पावर, अल्फा टू, एन सी अल्फा टू, फिर इनटू अल्फा वन अल्फा टू खत्म हो गए, तो एन माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू सी अल्फा थ्री, इतने फैक्टर बचेंगे। अब बाकी जो बचेंगे वो अल्फा फोर ही बचेंगे, तो अल्फा फोर सी अल्फा फोर आ जाएगा। और याद करो ऐसा तो अभी हम लोगों ने थोड़ा डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में किया था कि नहीं, तो ये हो कितना जाएगा, इसको यदि आप एक्सपेंड करते हो तो ये मिलेगा एन फैक्टोरियल अपॉन अल्फा वन फैक्टोरियल, अल्फा टू फैक्टोरियल, अल्फा थ्री फैक्टोरियल, अल्फा फोर फैक्टोरियल, ऐसा मिलेगा, ये सिचुएशन मिलेगी। क्या इतनी बात समझ, तो इसका कोएफिशिएंट ये हो गया, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन में सीखा, वही चीज यहाँ पे है। क्या ये क्लियर है, इज दिस क्लियर टू यू ऑल, समझा, नोट डाउन। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर इसका कोएफिशिएंट है, ये पर्टिकुलर इस टर्म का कोएफिशिएंट ये आ गया, ठीक है, लेकिन अभी ये एक्सपेंशन नहीं हुआ, तो एक्सपेंशन के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे जितने भी पॉसिबल टर्म्स है उन सब का सम इस बाइनोमियल मल्टीनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन होगा। तो इसमें सम क्या करेंगे, ऐसे जितने सिग्मा ऑफ देम, तो इसमें होता क्या है कि कंडीशन कैसे लगाते हैं कि जो अल्फा आई है जीरो लेस देन इक्वल टू अल्फा आई लेस देन इक्वल टू एन आ जाता है, ये कंडीशन आ जाएगी। और सच दैट नेक्स्ट है अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा फोर इज इक्वल टू एन आना चाहिए, ये कंडीशन लगा देते हैं ऐसा। तो अब मैं फ्रेशली लिख रहा हूं मल्टीनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन, जैसे x प्लस वाई, चार के लिए लिख देता हूँ, z प्लस डब्ल्यू की पावर n है, तो आप क्या करोगे, दिस इज समेशन n फैक्टोरियल अपॉन आर वन फैक्टोरियल, in fact r1 factorial, r2 factorial, r3 factorial, r4 factorial, जैसे चार वेरिएबल है जिसमें x की पावर r1 है, इंटू y की पावर है r2, इंटू z की पावर है r3, इंटू w की पावर है r4, ऐसा है ना। तो इनका इन सब का कोएफिशिएंट ये आ गया, तो इसमें आर आई के लिए क्या चॉइसेस है, जीरो लेस देन और इक्वल टू आर आई लेस देन और इक्वल टू एन, मतलब ये जो पावर्स है कहां से कहां तक जा सकती हैं, जीरो से लेके एन तक जा सकती हैं। और साथ ही साथ होना क्या है, सच दैट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर इज इक्वल टू एन होना चाहिए, ये इसके नीचे ही लिखा जाता है, ये कंडीशन है। तो दिस इज द एक्सपेंशन। और इसमें जो आई है, आई इज इक्वल टू, इसमें जो आर आई में जो आई लिया गया है वो आई इज इक्वल टू क्या क्या है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 एंड 4, नोट डाउन दिस, एंड दिस इज मल्टीनोमियल थ्योरम स्टेटमेंट, नोट करो फटाफट। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड, राइट डाउन क्वेश्चन है। Find the coefficient of and of x y z to the power 3 in x plus y plus z plus w to the power 5। आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन।
ये इतनी देर का आंसर नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। बताओ, देखो इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 3 है, w है नहीं, तो w नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, w की पावर 0। क्या ये टर्म पॉसिबल है? सोच के बताओ, क्या इसमें ये टर्म पॉसिबल है? वेरिएबल्स की पावर का सम इसके इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। 3 + 1 + 1 + 0 5 हो रहा है। तो इसका कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से देखो, इसका कोएफिशिएंट कितना है? ये है ना। तो अभी यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ये 5 है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। तो इसका कोएफिशिएंट चाहिए, तो वो ये आ गया। तो आंसर कितना होगा बाय द वे इसमें? ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे। 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, बट इनकी वैल्यू 1 आती है, तो ऐसा आंसर आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई है ना? अच्छा, इसी में यदि मैं आपसे कहता कि x² y z w इसका कोएफिशिएंट बताओ, तो कितना आता है ये इसका कोएफिशिएंट? तो आप क्या कहते हैं कि सर ये आंसर आ रहा है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ऐसा ये आंसर आ जाता है। यदि मैं कहता कि इसी में x² y² z और w की पावर 0, या इनफैक्ट सिर्फ इतना कह देता x² y² z इसका कोएफिशिएंट बताओ, तो आप क्या कहते हैं? सर इसका आंसर आएगा, इसको लिख सकते हैं w की पावर 0 z की पावर 1, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाता 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, ऐसा। क्या इतनी बात क्लियर है? राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो बाय द वे, find the coefficient of of x² y³ z in x + 3y + 2z to the whole power 6। आंसर करो। देखो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को, है ना, सॉल्व करने का तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल है, वैसे ही करना। देखो हमें x² कैसे मिलेगा कि इस वाले के 2 पार्ट होने चाहिए, x²। y³ कहाँ पे मिलेगा? y³ इसमें इसके 3 पार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे वेरिएबल y नहीं है, 3y हो गया, 3y की पावर 3 आनी चाहिए। z मतलब 2z की पावर कितनी है? 1 है, तो 1। पहली बात तो ये देखो, क्या ये टर्म मिलेगा क्या? तो बिल्कुल मिलेगा, 2 + 3 + 1, ये 6 आ रहा है, 6 के इक्वल है, तो बिल्कुल ये टर्म मिलेगा। तो इसका पर्टिकुलर इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? तो इसका कोएफिशिएंट पहले ही बताया हुआ है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल है। इसका कोएफिशिएंट ये है, लेकिन ये पूछा नहीं गया, पूछा गया कि इसका कोएफिशिएंट बताओ। तो इसके कोएफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 3 to the power 3 इंटू 2 to the power 1। ये है कोएफिशिएंट किसका? x² y की पावर 3 z का कोएफिशिएंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका कोएफिशिएंट ये है, तो आंसर सिर्फ इतना होगा, ये है आंसर। कोई डाउट इसमें? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नॉट एट ऑल। अब तुमसे हो जाएंगे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, तुम आंसर आ जाएगा। इसी तरह से करना है। राइट डाउन, नेक्स्ट वी हैव वन मोर क्वेश्चन हियर।
और वो क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे बताना, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द numbers of distinct terms in the expansion of what? X plus y plus z plus w to the power n। इसमें कितने डिस्टिंक्ट टर्म होंगे? आंसर करो जल्दी से, थोड़ा दिमाग लगाओ फिर आंसर आएगा। आंसर आ रहा है कितना? आंसर आ रहा है n+3c3, n+3c3, यही आ रहा है ना आंसर? हाँ सर। ना? हाँ, वेरी गुड। किसी और से आया? चलो बताओ। अंशुमान, अवनी, गौरव, रेवतीश, सनी। देखो इसका आंसर ना इसके एक्सपेंशन में ही छिपा हुआ है ना। इसका आंसर देखो कैसे, कि इसमें जो भी टर्म होगा x की पावर r1 प्लस वाई, सॉरी x की पावर r1 इंटू वाई की पावर r2 इंटू जेड की पावर r3 इंटू डब्ल्यू की पावर r4, और इसका कोई कोएफिशिएंट k होगा और इस तरह के समेशन है। तो कितने पॉसिबल टर्म्स हैं? पॉसिबल टर्म होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 का सम कितना आना चाहिए? n के इक्वल होना चाहिए। अब r जो ri है, ri इनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0 1 2 3 अप टू कहां तक आ सकती है? n पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। ri मतलब i की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 पॉसिबल हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि इसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, उतने ही नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि ये एक इक्वेशन है, इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस जितने होंगे, जितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, उतना ही इसके टर्म बनेंगे, डिस्टिंक्ट टर्म बनेंगे। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालते थे इसमें? तो हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, 1 प्लस 1 ले लेंगे, कितने? n1 ले लेंगे, है ना। ये n1 n होंगे, और प्लस कितने हैं? ये 3 प्लस है, तो 3 प्लस साइन ले लेंगे ताकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब इन टोटल कितने हो गए? ये n+3 ऑब्जेक्ट हो गए। तो इनका आपस का अरेंजमेंट कितने तरह से हो सकता है? n+3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं n+3c3 भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ गया। क्या इतनी बात समझ आई? तो क्या इसमें 4 क्या 5 कितने भी टर्म है, सबके लिए सेम फॉर्मूला आप लगा सकते हो। यू कैन मेक योर ओन फॉर्मूला बाय द वे, बट फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट समझ आया है क्या तुम्हें? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? बताओ इसमें, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। प्रीवियस ईयर जेई मेन के क्वेश्चंस हैं, तो ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ कमिटी of 11 members
is to be formed from 8 males and 5 females. 5 females. If m is the number of ways, the committee is formed with at least 6 male, males, and n is the number of ways, the committee is formed with at least 3 female, females. Then A option है m plus n is equal to 68. B option है m is equal to n is equal to 78. C option है n is equal to m minus 8. And D option है m is equal to n is equal to 68. आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन. कितना आंसर? बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन मिला. चलो देख लेते हैं, है ना. A committee of 11 members is to be formed from 8 male, तो 8 male है and 7 female है. ठीक है. If m is the number of ways, the committee is formed with at least 6 male. तो कम से कम 6 मेल चाहिए, तो क्या हो जाएगा 8c6 इंटू 7c11 का है ना, 7c5 आ जाएगा, प्लस कितना 8c7 इंटू 7c4 आ जाएगा. 11 कमेटी ऑफ 11 मेंबर्स चाहिए, है ना, प्लस 8c8 इंटू 7c3 आ जाएगा. ये m हो गया. अच्छा, n के बारे में क्या बोला जा रहा है? If m is the number of ways, committee is formed with at least 6 male, and n is the number of ways, the committee is formed with 3 female. Yes, सर बताओ. 5 ही फीमेल्स है, 5 ही फीमेल्स है. अच्छा, ऐसा है क्या? कितना दिया हुआ? 8 मेल्स. अच्छा, हाँ, गुड. ये 7 नहीं है, ये 5. तो 7 का फिगर कैसे आ गया मेरे माइंड में? ओके, तो इसको हटा देते हैं. तो कितना आएगा ये? यहाँ पे 5 ही फीमेल्स हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5c5 और 5c4, यहाँ पे 5c3. क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा, दूसरा सिचुएशन क्या बोल रहा है कि n is the number of ways committee formed with at least 6 male. ये तो है m है, n है, n is the number of ways the committee is formed with at least 3 female. तो at least 3 female, कम से कम 3 है, तो ये क्या होता है 5c3 फीमेल, तो फिर 8 मेल ही आने चाहिए, 8c8. या फिर 3 फीमेल है तो 4 फीमेल आ सकती है, 5c4, तो यहाँ पे कितना 8c7 आना चाहिए, प्लस यहाँ पे 4 फीमेल है, 5 फीमेल आ सकती है, पांचों में 5c5,
तो 5 फीमेल आ गए तो 11 की कमेटी, तो 8C6 इंटू 8C6, क्या ये दोनों सेम ही है? तो m इज इक्वल टू n आ गया, ये सिचुएशन है। लेकिन इसका वैल्यू कितना आएगा, तो थोड़ा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8C6 m का वैल्यू निकाल देते हैं, तो 8C6 इज सेम एज 8C2, तो 8 इंटू 7/2 और 5C5 की वैल्यू 1 है, प्लस 8C7 इज सेम एज 8C1, तो ये 8 आ गया, और 5C4 का वैल्यू 5 हो जाएगा, प्लस 8C8 1 इंटू 5C3 इज सेम एज 5C2, 5 इंटू 4/2 ऐसा आ गया। तो कितना आ गया, 28 प्लस 40 प्लस 10, सही है। तो ये कितना वैल्यू आ रहा है बताओ, 78 आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर है, बी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन है if the letter of the word, if the letters of the word Sachin are arranged in all possible ways, and these words are written out as in dictionary, and these words are